निश्चित रूप से दलित समाज की जो स्थिति है वो जैसे शुरुआती दौर में था जो हुआ, मैं कहूँगा देश की आज़ादी के पहले उसका शोषण हुआ। उसके बाद में देश की आज़ादी के बाद में जिस तरह से उसे एक सम्मानजनक स्थान देने की कोशिश लगातार की जाती रही और थोड़ा-थोड़ा सुधार भी हुआ। लेकिन पिछले मैं देख रहा हूँ 2 दशक से जो हालात हैं, वो एकदम से बदल गए हैं। दलित समाज लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार 2 दशकों के दौरान उसका शोषण हुआ है और निश्चित रूप से वो एक शोषित समाज की तरह से सामने आ रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दलित समाज के लोग निकल करके बड़े अच्छी स्थितियों में नहीं पहुंचे हैं, अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं। मेरे पास में उसमें कई उदाहरण भी मौजूद हैं, लेकिन हम ये देखेंगे वो जो पहुंचे हैं, उन्हें सुरक्षा का एहसास रहा है, उनको तमाम तरह से संबल मिला है। लेकिन जहां सुरक्षा और इसका एहसास नहीं रहा है, वहां उनका शोषण भी हुआ है और सब कुछ वो हुआ है जिसे हम एक किसी भी सभ्य समाज में घिनौना कहेंगे। आप ये देखिए लगातार, अभी हम कोविड के दौरान से देख लें यदि, तो इस दौरान में हम लोग एक दूसरे के स्पर्श से बचते रहे, तमाम सारी चीजें नहीं, हमने कहा मास्क पहनो, ये करो, वो करो। लेकिन इस दौरान हमारे उन बहनों के साथ में जो दलित समाज में पैदा हुई, जिसे दलित समाज कहा जाता है, मैं नहीं मानता हूं, तो उस समाज में पैदा हुई, यही उनका कसूर था, इसलिए उनकी आबरू लूट ली गई, उनके साथ में कुछ भी हो गया। तो जिस तरह से दर्दनाक हालात पैदा हुए, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए निश्चित रूप से दर्दनाक है। हम एक जाति विशेष की बच्ची होने के कारण उसके साथ में इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। हम इसलिए घिनौनी हरकत करते हैं कि वो जो मनु संहिता में लिखा है वो उस शूद्र जाति में पैदा हुई है जिसका उपभोग करने के लिए इन्होंने किया है। ऐसा तो नहीं है। यदि हम एक सभ्यता के साथ देखेंगे, देश की आजादी के साथ में पंडित नेहरू ने कहा था कि जब देश का आखिरी व्यक्ति जब अपने आप को महसूस करेगा, उस समय हमारी आजादी पूर्ण होगी। तो आज आप एक चीज समझिए, क्या वो आखिरी व्यक्ति कर पा रहा है? उल्टा उसके साथ में उलट होने लग रहा है। जो चीजों की हम संभावना व्यक्त करते थे कि कुछ वक्त के बाद में शायद जो ये जातिगत समाज है ये खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसी क्रांति के कारण अपने नाम के आगे जाति लगाना बंद कर दिया था। आज स्थिति क्या है? आज हालत ये है कि आप मतलब इस तरह से देखिए कि दलित बच्ची है इसलिए उसके साथ में गैंगरेप कर लो, दलित बच्ची है तो उसके साथ कुछ भी कर लो, कहीं पे खींच ले जाओ, वो अपने घर से निकली है पढ़ने के लिए, आप खींच ले जा रहे हैं खेत में और उसके साथ रेप कर रहे हैं, आप मार डाल रहे हैं। इतनी बीभत्स घटना हो रही है। दिल्ली में एक बच्ची के साथ में जो अपर क्लास से थी उसके साथ घटना होती है और उसमें ऐसा शोर मचता है, लगता है कि पूरा देश जल गया है। मैं फिर भी कहूंगा उस समय की सरकार के प्रति, तो उस सरकार ने एक बड़ी सहृदयता से उसका मुकाबला किया। लेकिन अभी जब ये घटनाएं हुई हैं, ऐसे गैंगरेप की हुई, उससे बीभत्स घटनाएं हुई हैं, उस स्थिति में क्या हुआ? सरकार बचाने में तुली थी, अभियुक्तों को कैसे बचाया जाए उसके लिए काम कर रही थी। वो सरकार ये काम कर रही थी जिससे हम कहते हैं, जो खुद को कहती है कि हम राम को मानते हैं, राम राज्य की अवधारणा पर काम करना पसंद करते हैं, जो सबको समानता की बात करती थी, जो धर्म का राज्य स्थापित करने की बात करती थी। उसका धर्म क्या है? बलात्कारियों को संरक्षण देना। उसका क्या है? तो ये बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। हमें हमारी बेटियों को बचाना है, उनकी जाति नहीं देखनी है, हमें उनको संबल देना है, हमें उन्हें पढ़ाना है। वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे घर की बहुएं हैं। तो आपको यह समझना, जिस दिन आप ये समझने लगेंगे समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन यही तो नहीं हो रहा है। स्थिति मैं आपको बताता हूं, एक घटना बताता हूं, अखबार के दफ्तर की बताता हूं, और देश का बड़ा अखबार है। उस दफ्तर में मैं संपादक था, आगरा में नियुक्त हुआ और आने के बाद में मैं बैठा था अपने केबिन में, कुछ लोग मिलने आए, मैंने घंटी बजाई, मैंने देखा कि पीएन नहीं आया, फिर मैंने घंटी बजाई, फिर कोई नहीं आया। मैं सामने देख रहा हूं एक लड़का खड़ा हुआ है पीएन के उसमें,
मैंने अपने सिटी चीफ को बुलाया, सिटी एडिटर को। मैंने बोला कि कोई है नहीं क्या, आप देखिए कौन है HR वालों से बोलिए कि क्या है। उसने कहा कि सर अभी वो नीचे कुछ लेने गया है। तो हमने कहा यार वो लड़का तो खड़ा है, वो क्यों? तो जो जवाब मिला मुझे, मेरे लिए दुखद था। उसने कहा ये सर उस बिरादरी से है। मैंने उसको कहा कि आप उसको भेजिए। वो मेरे पास आया। मैंने उससे कहा आज के बाद मैं जब घंटी बजाऊंगा तो आप यदि उपस्थित होंगे तो आप आएंगे और जो मैं कहूंगा वो लेके आएंगे। और मैंने उससे चाय बनवा करके जब पी तो मेरे ऑफिस में तमाम सारे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है। मैं गुनाहगार की कटघरे में खड़ा था। हालांकि उसके बाद मैंने तमाम दफे जब उसको बराबर बैठा दिया, और जब हमारे यहाँ एक महीने में जन्मदिन सबका मनाया जाता था, तो जब उसका जन्मदिन पड़ा तो हमने उस बार उसका जन्मदिन भी वैसे ही मनवाया सबके साथ, जैसे सबको बराबर बैठा के। वो लड़का मैं जब वहां से छोड़ के चला तो आप ये समझिए उसको मैंने, वो मेरे पांव पे ऐसे गिर गया जैसे मैंने पता नहीं उसके लिए क्या कर दिया हो। तो आप ये समझिए कि ये स्थिति है पढ़े लिखे समाज में और सभ्य समाज में। तो जहां ये दुर्दशा होगी वहां आप क्या उम्मीद करेंगे? जहां अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं, वहां भी ये स्थिति है। मैं तो आपके मंच पे कहता हूं, मैं 2 बेटियों का बाप हूं। मैं अपनी बेटियों को यह स्वतंत्रता देता हूं कि कल के दिन वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो उसको पसंद करते हैं और वो समझती हैं कि उनके योग्य है, और वो भी समझता है कि उनके योग्य है मेरी बेटी, तो मुझे कभी आपत्ति नहीं होगी कि मैं उसको उसके हाथ ना सौंपूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि मानवता से बड़ा और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इन सारी बातों को समझने की जरूरत है, और यही नहीं समझा गया, इसलिए ये हालात है। तो जब आप दर्द समझेंगे, मानवता समझेंगे, समाज की बात को समझेंगे, क्या कहता है ऋग्वेद, उस बात को समझने की जरूरत है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, वो अपने संस्कारों द्वारा वर्ण का निर्माण करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद कहता है, उसका ब्राह्मण कहता है। तो आप ये समझिए जब वो कह रहा है तो आप अपने ही धर्म की बात नहीं मान रहे हैं, आप तो जन्म के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। तो ये मनु संहिता के जो ये फ्रॉड है उनसे बाहर निकलिए। मैं मनु संहिता को पूरी तरह नकारता नहीं हूं, उसमें कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हैं क्योंकि वो रोजगार और दूसरी दिशा में काम करने की बात कहती हैं, लेकिन अधिकतर उसकी बातें जो है एक उसको स्थापित करती हैं जिसे ब्राह्मणवाद नाम दिया जाता है। हालांकि वो ब्राह्मण नहीं था, मनु क्षत्रिय था, और उसने अपना राज्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए मनु संहिता का निर्माण किया था, जिससे वो उनपे शासन कर सके बहुत सलीके से, इसलिए किया था। तो आप समझिए आज क्या कहते हैं हमारे तमाम सारे लोग, ये कहते हैं कि उनकी बेटियां जो हैं उपभोग की उनकी वस्तु हैं। शर्म नहीं आती उन्हें? अपनी बेटी के लिए क्या ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं तो किसी दूसरी बेटी के लिए कैसे कह सकते हैं? और जब हम धर्म को यदि मानते हैं तो सबका जन्म जो है एक ही ब्रह्मा से हुआ है, वो चाहे आप जो उसको डिफाइन कर लीजिए। और जब वो हुआ है तो वो आपकी बहन भी है, वो आपकी बेटी भी है, वो आपकी बहू भी है। उसे जाति और धर्म के आधार पे नहीं बांटना चाहिए। और जो ये करते हैं निश्चित रूप से एक निकृष्ट कृत्य है। और जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं उसके बाद ये कहूंगा, मैं प्रियंका गांधी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस दौरान पूरी लड़ाई लड़ी है बेटियों के लिए, जब उत्तर प्रदेश में कोई राजनेता उसके लिए नहीं खड़ा हो रहा था। जो मायावती उनका वोट लाती हैं, जिनके बूते वो 4 बार सत्ता में आई, सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बनी, जिनके वोट को वो बेचती हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में इतना वोट है, हमारा दलित वोट है और हम इसका इतना ये लेंगे और ये करेंगे, जहां सौदेबाजी करती हैं, वहीं जब इस दौरान ये बेटियों के साथ में इतनी घटनाएं हुई, किसी एक घटना में नहीं, अभी पीछे सिर्फ चंद महीनों के दौरान की देख ले तो गैंग रेप की दलित बेटियों के साथ में 2 दर्जन से अधिक घटनाएं हुई हैं, 2 दर्जन से अधिक, और 2 दर्जन से अधिक गैंग रेप और रेप की घटनाएं हो रही हैं, और आप शांत बैठी हैं, आप कुछ नहीं बोल रही हैं। आप सपा को गाली दे रही हैं, आप कांग्रेस को गाली दे रही हैं,
आप हाँ। सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे उन दलितों के लिए जिनके लिए लड़ने के नाम पे आपको सत्ता मिली। तो बिल्कुल आप ये सर, ये समझिए। अहम बात है। मायावती तो आखिरकार कहाँ है, अगर हम दलित समाज की बिल्कुल बात कर रहे हैं। मायावती नदारत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।